तो आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को। सभी सवालों को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो को शुरू से एंड तक अच्छी तरह से देखेंगे, तभी आपको सारे सवाल समझ में आएंगे। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। लिखा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, उनके पेयर बनाने हैं। ठीक है, और फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं, ग्राफिकली निकालना है। पिछली वीडियो में हमने ये समझ लिया था कि जो लीनियर इक्वेशन होती हैं उनके सॉल्यूशन निकालने के 4 तरीके होते हैं। एक तो ग्राफिकली निकाल सकते हैं, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन मेथड, और चौथा जो था वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। तो उन चारों मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। लेकिन उससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उनको फॉर्म करना पड़ेगा। तो जो भी प्रॉब्लम दी रखी होगी उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उससे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे, और लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राफिकली। तो बड़े ध्यान से सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। तो सवाल ये है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। 10वीं क्लास के 10 स्टूडेंट मैथमेटिक्स क्विज में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज़ से क्या है, 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। बताओ कि क्विज में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स ने पार्ट लिया है। तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, तो हम इस तरीके से लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ बी y। आपकी मर्जी, आप किसी को भी x ले सकते हैं और किसी को भी y ले सकते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स को हमने x मान लिया और बॉयज़ को क्या मान लिया, y मान लिया। कुल जो स्टूडेंट हैं 10वीं क्लास में वो कितने हैं, 10 हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि लिखेंगे टोटल स्टूडेंट इन द क्लास इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट जो हैं क्लास के वो आएंगे कैसे, जब हम गर्ल्स को और बॉयज़ को प्लस कर देंगे। क्योंकि क्लास में गर्ल्स और बॉयज़ को अगर प्लस कर दिया जाए तो उससे क्लास के कुल स्टूडेंट का पता चल जाता है। तो कुल स्टूडेंट हमें 10 दे रखे थे, हमने गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या को प्लस किया और वो इक्वल टू 10 पुट कर दिया। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन फर्स्ट तैयार हो गई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और कंडीशन दी हुई है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। गर्ल्स जो हैं वो 4 मोर हैं किससे, बॉयज़ से, यानी कि गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो +4 कर दिया जाएगा। गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। ठीक है, गर्ल्स कितनी हैं, x, और बॉयज़ कितने हैं, y +4। ठीक है, इस तरह से अगर हम इस y को इधर ले आते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये बन जाती है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो प्रॉब्लम दी गई थी हमने उसका क्या करा, उसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। एक बार फिर से देखते हैं क्या प्रॉब्लम थी। 10वीं क्लास में 10 स्टूडेंट थे जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, और गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से कितने ज़्यादा थी, 4 ज़्यादा थी। ठीक है, तो हमें बॉयज़ और गर्ल्स का पता लगाना था। सबसे पहले हमने गर्ल्स को x मान लिया और बॉयज़ को y मान लिया। अगर गर्ल्स को और बॉयज़ को प्लस कर दिया जाएगा तो क्लास में जो स्टूडेंट हैं टोटल उनका पता लग जाएगा। तो हमने गर्ल्स और बॉयज़ को प्लस किया, गर्ल्स बॉयज़ प्लस करके क्या हो जाएगा, क्लास के टोटल स्टूडेंट पता चल जाएंगे, जो कि कितने थे, 10 थे। ठीक है, इसके अलावा गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो गर्ल्स की जगह x रख दिया, बॉयज़ की जगह y रख दिया, +4, y को इधर ले गए इज इक्वल टू 4। इस तरह से 2 लीनियर इक्वेशन हमारी इस प्रॉब्लम से तैयार हो गई है। अब हमें इन लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करके क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो ग्राफिकली ही सॉल्व करना पड़ेगा।
तो अगले पेज पर हम इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे। वैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में भी ग्राफ बना के चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो इस एक्सरसाइज में उन्हीं चीज़ों को और बढ़िया तरीके से समझा जाएगा। पूरी वीडियो शुरू से एंड तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो आगे के सवाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इस एक्सरसाइज से 4 नंबर का सवाल आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसीलिए सभी सवालों को ध्यान से समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछले पेज पर जो इक्वेशन हमने बनाई थी उनको मैंने अगले पेज पर लिख दिया है। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। बड़ी आसानी से हमने इन इक्वेशंस को बना दिया था कि टोटल स्टूडेंट जो हैं गर्ल्स प्लस बॉय मिलाकर वो 10 हैं और गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। 4 कम होता तो यहाँ पर माइनस लगा दिया जाता है। ठीक है, अभी ज़्यादा हैं तो क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। तो 2 जो इक्वेशन बनी है उनको मैंने अगले पेज पर लिख दिया है। अब हमें सवाल में जो सोल्यूशन निकालना है वो किस तरीके से निकालना है, ग्राफिकली निकालना है। तो इसका मतलब पहले हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाकर हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो बड़े ध्यान से सवाल को समझने की कोशिश करिएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से x या y किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं ज़्यादातर y की ही निकालता हूँ, तुम चाहो तो x की निकाल लेना। तो x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 10 माइनस x। ठीक है, अगर इधर से भी हम y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा कि 4 इधर आके माइनस हो जाएगा और y उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू इधर आई x माइनस 4 और इधर y की वैल्यू आई 10 माइनस x। इसके बाद हम बनाएंगे टेबल। टेबल के अंदर कम से कम 3 पॉइंट निकालना तो ज़रूरी होता ही है। 3 पॉइंट कम से कम निकालिएगा और जो वैल्यूज़ आप यहाँ पे निकालते हैं वो आसान होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, ताकि आप उन्हें ग्राफ के ऊपर आसानी से प्लॉट कर सकें। ठीक है, अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 5 रखते हैं तो 10 माइनस 5, y भी कितना आ जाएगा, 5। अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 4 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 4, 6। और अगर हम यहाँ पर 6 रखते हैं तो 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 4। तो x की वैल्यू रखने से y की वैल्यू हमें आसानी से मिल गई। अब आते हैं दूसरी जो इक्वेशन है उस पर। x और y, ठीक है, अगर हम x की जगह 4 रखते हैं तो 4 में से 4 गया तो 0, y 0 आ गया। अगर हम x की जगह 6 रखते हैं तो 6 में से 4 गया तो 2। आप ज़रूरी नहीं कि यही वैल्यू रखेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे 5 रखते हैं। ठीक है, 5 रखेंगे तो 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 1, y की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू रखने से हमें y की वैल्यू मिल गई, इधर भी मिल गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ है उसको प्लॉट करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो मैंने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों को ड्रॉ कर दिया है। x जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और y क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस। आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बनाया है, नेगेटिव डायरेक्शन को ज़्यादा नहीं बनाया। इसकी वजह आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी क्या हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव साइड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इस वाली लाइन के जो पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट करना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है 5,5, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे चलना। x पे 5 चलेंगे और y पे भी कितना चलेंगे, 5, और इस तरह से हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये पॉइंट हो गया 5,5। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 4,6, यहाँ से चलना शुरू करेंगे। x पे 4 और y पे चलेंगे 6। ये आ गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये रफ ग्राफ है तो हो सकता है कि हल्की फुल्की सी कुछ इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ जाए। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि सही रहे पूरा। अगला पॉइंट है 6 और 4, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। x पे 6 और y पे 4, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 पॉइंट हमारे आ गए। अब इन तीनों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो मैंने बोला ही था कि रफ ग्राफ है तो थोड़ी सी हल्की सी सिली मिस्टेक आ सकती है। इसे मिस्टेक भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा इधर से निकल गया। ठीक है, अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो समझ में आ गया, पहली लाइन का हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। अब बारी आती है दूसरी लाइन की। देखो, ग्राफ ड्रॉ करना तुम्हारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, तुम इसको 9th बल्कि 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो।
तुम्हारे लिए नई चीज़ इस सवाल में ये होगी कि ग्राफ की मदद से सॉल्यूशन कैसे निकलता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एंड तक ध्यान से देखा करो हर सवाल को। तो दूसरी इक्वेशन के लिए पहला पॉइंट है 4 0। तो यहाँ से चलना शुरू करेंगे 4 0 ये वाला, x पे 4 y पे 0 यहाँ पे मिलेंगे। 6 2 यहाँ से चलेंगे x पे 6 और y पे 2, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। 6 2। दूसरा पॉइंट है 5 1, यहाँ से चलेंगे x पे 5 और y पे 1, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए इधर भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी। इसका जो लिख देंगे यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ कर दिया है हमने। ये काम तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो नई चीज़ सीखनी है वो क्या है कि ग्राफ की मदद से सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि दोनों लाइनें एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं इस पॉइंट पर। तो जहाँ पे लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वहीं से हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। तो अभी हम इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर इधर डॉटेड लाइन से, ठीक है। और इसी तरह से इस पॉइंट को उधर भी ज्वाइन करेंगे। तो उधर देखते हैं कहाँ ज्वाइन होगा ये, ठीक है। तो वैसे तो इधर को ज्वाइन होना, तो मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, ये थोड़ा सा ना मैंने टेढ़ा ज्वाइन कर दिया, ये जो है ना सीधा यहाँ से ज्वाइन होगा। ये चीज़ें जब हम रियल ग्राफ पेपर के ऊपर करते हैं ना तो अच्छी समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो 4 के बजाय इसको मैं काट देता हूँ यहाँ पे। 4 के बजाय ये कहाँ से ज्वाइन होगा, 3 से। तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, उसको हम एक परपेंडिकुलर लाइन x पे ड्रॉ करेंगे और वहीं से एक परपेंडिकुलर लाइन y पे भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक x एक्सिस पर कितना है 7 और y एक्सिस पर कितना है 3। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 7, 3। तो जैसे ही हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चलेंगे तो समझो कि हमें सॉल्यूशन अपना मिल जाएगा। तो हम आंसर में लिखेंगे कि वी रीड from the graph that number of boys जो थे वो y थे और नंबर ऑफ गर्ल्स जो थी वो क्या थी, x थी, ठीक है। तो बॉयज़ y हैं तो y तो पीछे वाला होता है ये, तो बॉयज़ हो गए 3 और गर्ल्स कितनी थी x यानी कि 7, ठीक है। हमें ये पता था कि गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो आप देख भी रहे होंगे कि 7 जो होता है वो 3 से कितना ज़्यादा होता है, 4 ज़्यादा ही होता है। तो गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे 7 और 3 को तो कितना आ जाएगा 10। तो हमारी क्लास की जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो भी कितनी थी, 10 थी। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया है, ठीक है। तो पूरे सवाल को एक बार ढंग से समझ लेते हैं किस तरीके से किया गया है, क्योंकि ये एक्सरसाइज का पहला सवाल है इसलिए बड़े ध्यान से समझना जरूरी है। तो पहले हमने क्या किया कि जो प्रॉब्लम हमें दी गई थी उससे हमने 2 लीनियर इक्वेशन बना ली, ठीक है। उसके बाद हमने इन दोनों लीनियर इक्वेशन का क्या किया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया इस तरह से। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि दोनों लाइनें एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं 7, 3। तो ये पॉइंट आपको मिलेगा कैसे, आप इधर परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइन करिएगा y पर और इधर x पर, तो पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। पॉइंट मिलते ही x क्या था, गर्ल्स थी, और y क्या था, बॉयज़ थे। तो गर्ल्स हो गई 7 और बॉयज़ कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कमी रह गई है तो उसके लिए जो सेकंड पार्ट है उसको ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने पिछली एक्सरसाइज को नहीं पढ़ा है, पिछली वीडियो को नहीं देखा है 3.1 को, तो उसको ज़रूर देख लीजिए। पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको देखना शुरू करिए, तभी चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारे सामने क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इसे भी हमें फर्स्ट पार्ट की तरह से ही करना है, मतलब कि इस सवाल के सॉल्यूशन भी हमें कैसे निकालने हैं, ग्राफिकली निकालने हैं, ग्राफ की मदद से। तो पहले क्या करेंगे, प्रॉब्लम को पढ़ के ढंग से इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाने के बाद
उनको ड्रॉ करेंगे ग्राफ के ऊपर, और जहाँ पे वो क्रॉस करेंगी वहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बड़े ध्यान से पूरे सवाल को ढंग से देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ये सवाल है पेंसिल और पेन के बारे में। तो 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 कैन टुगेदर, सॉरी पेन, मैंने कैन बोल दिया था, पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। तो आसान भाषा में ऐसे समझेंगे, 5 पेंसिल और 7 पेन मिलाकर 50 रुपये के हैं, 7 पेंसिल और 5 पेन मिलाकर 46 रुपये के हैं। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। बताओ एक पेंसिल कितने की, एक पेन कितने है। तो ये सवाल अलग अलग तरीके से बदल के आते हैं, कभी बैट और बॉल हो जाता है, कभी ग्रेप्स और एप्पल हो जाता है, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा भी था। तो पहले हम इससे क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो हर बार की तरह से लिखेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ ईच pencil be ₹X and that of pen be ₹Y। मान लिया कि पेंसिल x की है और पेन कितने का, y का है। ठीक है, तो अगर एक पेंसिल x की है तो 5 पेंसिल कितने की होंगी, 5x की होंगी। 7 पेन, एक पेन y का है तो 7 पेन कितने के हो जाएंगे, 7y के। ठीक है, एक पेन अगर y का है तो 7 पेन कितने के होंगे, 7y के। समझते हो ना। तो पहली इक्वेशन तैयार करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस फर्स्ट, पहले केस में पेंसिल 5 खरीदी है, एक x की है तो 5 कितने की हो जाएंगी, 5x। पेन 7 खरीदे हैं, एक पेन y का है तो 7 पेन कितने के होंगे, 7y के, और कुल कॉस्ट मिलाकर है कितनी, ₹50। इस तरह से बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही दूसरा केस लेते हैं, केस सेकंड। सेकंड केस में कितना पेंसिल खरीदी है, 7 तो 7x, और पेन कितने खरीदे हैं, 5 तो 5y। बड़े ध्यान से देखते रहो। और टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 46, और ये बन गई इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन हमने बना लिए हैं, अब अगले पेज पर हम इनका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उससे पहले हम इनमें से x या y की वैल्यू निकालेंगे, और वैल्यू निकाल के पॉइंट जो है, पॉइंट की टेबल बनाएंगे। तो ये सब अगले पेज पर देखिए। तो पिछले पेज पे जो इक्वेशन थी उनको मैंने अगले पेज पर लिख दिया है। अब हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करके इनसे सॉल्यूशन निकालने हैं। तो ये थोड़ी सी मुश्किल इक्वेशन है, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालता हूँ। उसके लिए x को यहीं पे छोड़ के 7y को उधर ले जाता हूँ, 50 - 7y। ठीक है, फिर 5 चला जाएगा डिवाइड में, तो 50 - 7y/5। हम यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं कि 5 को दोनों के नीचे अलग अलग कर देते हैं, 50/5 और 7y/5। तो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा था कि 5 से कट जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे अलग अलग करेंगे फिर काटेंगे। 5 से 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो उससे क्या है कि वैल्यू निकालने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो पिछली बार मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली पिछले सवाल में, और अब हम इस सवाल में x की वैल्यू निकाल के कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बनाते हैं टेबल। तो टेबल में जो वैल्यूज़ आएंगे उनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया जाएगा। कम से कम 3 वैल्यूज़ निकालना ज़रूरी होता है, x और y। ठीक है, तो अभी हम y की जगह ऐसा कुछ नंबर रखना पड़ेगा कि जो भी ऊपर आए वो 5 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 5 रख देता हूँ, 5 ही, तो क्या होगा, देखो x = 10 - 7, y की जगह 5 रख दिया, अपॉन 5 से 5 कट गया तो 3 आ जाएगा, 10 - 7 3। तो जब हम y की जगह 5 रखते हैं तो x कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर रखने पड़ेंगे कि 5 से वो कटते रहे। अब 10 रख दो y की जगह, तो जैसे ही 10 रखेंगे 5 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14, और -14 में से 10 जाके बचेगा -4। जो समझ नहीं पाए वो ज़रा ध्यान से देखिए। x = 10 - 7, y की जगह हमने रखा था 10/5, 5 से 2 टाइम कैंसिल, 7 2 जा 14, 10 - 14 कितना आ गया, -4। ठीक है, अब कुछ और रख लो, जैसे कि 0 रख दो, तो y की जगह 0 रखी तो पूरा ही क्या बन गया, 0, तो x कितना आ गया, 10 आ गया। तो इस तरह से बड़ी आसानी से वैल्यूज़ निकल गई। ठीक है, तो अब इधर आ जाओ,
यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए 5y उधर जाके क्या हो जाएगा 46 में से माइनस, ठीक है। फिर 7 चला जाएगा डिवाइड, 46 माइनस 5y/7। अब 7 को अलग अलग करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ना तो 7 से ये कटेगा ना ही 7 से ये कटेगा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से y की ऐसी वैल्यूज़ ढूंढो कि ऊपर जो भी बने वो 7 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी आपको मुश्किलें आ सकती हैं इन वैल्यूज़ को ढूंढने में, तो थोड़ा टाइम भी लगेगा, क्योंकि मुझे तो पहले से ही पता रहता है, इसलिए मैं इन वैल्यूज़ को जल्दी से लिख देता हूँ। लेकिन आप इतनी जल्दी नहीं लिख सकते, आपको टाइम लगेगा। टाइम बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे y की जगह 5 रखने जा रहा हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो होगा क्या, ये देखिए x = 46 माइनस 5, y की जगह क्या रख दिया 5/7। तो 46 माइनस 5, 5 या 25/7। 46 में से 25 गया तो कितना बचा, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 है 21/7। तो 7 से 3 टाइम कैंसिल, ठीक है। इस तरह से रफ में कर सकते हैं, ये पूरा रफ चल रहा है। तो y को 5 रखा तो x कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। और सोचो y की जगह ऐसा क्या रखें कि ऊपर आने वाला जो पूरा है वो 7 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 7 से डिवाइड नहीं हुआ तो आंसर डेसिमल में आएगा। तो आपको सोचने में काफ़ी टाइम लग सकता है, मुझे तो पता है। अभी मैं y की जगह यहाँ पे 12 रखूँगा, ठीक है। 12 5 या 60, और 60 में से 46 जाएगा तो 14 बचेगा माइनस का, और 7 से डिवाइड होकर माइनस का आ जाएगा 2, ठीक है। तो 12 रखने से ऐसा हुआ है। जिनको ये समझ में नहीं आया ना ये सब कैसे हुआ, तो वो ऐसे रफ में कर सकते हैं। अभी हमने 12 रखा, 12 की 5 में करेंगे 60 आएगा, माइनस 60 में से 46 जाएगा तो माइनस का 14 बचेगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। एक वैल्यू कोई और सोच लेते हैं, और क्या हो सकती है। एक वैल्यू और मिल गई है मुझे काफ़ी सोचने के बाद, y की जगह -2, ठीक है। तो जब -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, 46 और प्लस का 10 बनेंगे 56, और 56 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 56। तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया वैल्यूज़ निकालने में, ठीक है। अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं इधर साइड में, ध्यान से देखिएगा ज़रा। तो इस तरह से मैंने ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर दिए। अब इन दोनों लाइन के जो पॉइंट हैं उनको प्लॉट करते हैं। पहले ये वाली लाइन लेते हैं 3 5, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, x पे 3 और y पे 5। फिर से बता रहा हूँ ये रफ ग्राफ पेपर है, तो रफ में क्या है कि थोड़ा बहुत पॉइंट इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन रियल ग्राफ पेपर पे करेंगे सब कुछ एग्जैक्ट आएगा। अगला पॉइंट है -4 और 10, तो यहाँ से चलेंगे x पे -4 और y पे 10, तो ऊपर जाना पड़ेगा। यही ये काम आप खुद भी कर सकते थे, ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने की, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 10 और 0, तो यहाँ से चलेंगे x पे 10 और y पे 0, मतलब कि यहीं रुकेंगे, y पे नहीं जाना, y 0 है ना, इसलिए 10 0 ये वाला पॉइंट हो गया। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा ज़रा। बड़ा इस बार थोड़ा सा डिफरेंस कुछ ज़्यादा ही आ गया। इसकी वजह ये है ना, देखो इधर ज़्यादा गैप ले रखा मैंने, इधर कम गैप ले रखा। जब आप करेंगे तो आपका सही आ जाएगा। तो मैं इस वाले पॉइंट को एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही दूर आ रहा है। तो ये पॉइंट था 3 5, x पे 3 y पे 5, थोड़ा सा ऊपर मैंने ले लिया था, अभी मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ थोड़ा मोटा। तो जब आप इसको रियल ग्राफ पेपर पे करेंगे तब आपका बिल्कुल ठीक आएगा। अभी मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन तुम्हें एग्ज़ाम में नहीं करना है, एग्ज़ाम में बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। एग्ज़ाम में वो भी मिलता है, ग्राफ पेपर मिलता है, तो उस पर कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। क्या इक्वेशन थी, ये रही 5x + 7y = 50। अब बारी आती है दूसरी लाइन की। दूसरी लाइन है 7x 5y, ये वाली, इसके पॉइंट प्लॉट करते हैं। 3 5 इसका भी पॉइंट है, तो मतलब यही हमारी मुसीबत बनने वाला है। चलो ठीक है। दूसरा पॉइंट है -2 और 12, तो यहाँ से -2 और 12, y पे 12 तो मैंने बना ही नहीं रखा, बहुत ऊपर तक जाएगा।
11 और 12, ठीक है। तो -2 और 12 ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पर, ठीक। इसके बाद 8 और -2, यहाँ से चलेंगे x पे 8 और y पे -2। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने चेक कर लिया। 8 और -2 जो है ना वो यहाँ पर आएगा पॉइंट, ठीक है। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो देखने में लग तो रहे हैं तीनों स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जब मैं जोड़ूंगा तो हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए। तो फिर से बता रहा हूँ कि ग्राफ पेपर रियल नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरी लाइन है, इसका जो इक्वेशन है वो लिख देता हूँ, 7x + 5y = 46। ये चीज़ें जब आप एक्चुअल ग्राफ पेपर पे करेंगे तो सब कुछ आपका ठीक ठाक रहेगा। फिलहाल हमारी दोनों लाइनें यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं इस बड़े पॉइंट पर, ठीक है। इस बड़े पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो ये हैं, देखो 3, 5, 3, 5। ये पॉइंट दोनों के अंदर कॉमन है, 3, 5। तो जहाँ पे दोनों लाइनें क्रॉस करेंगी वहीं पे हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ की मदद से सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है समझ में आ गया। सबसे पहले प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ने के बाद इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बनाने के बाद पॉइंट्स निकालते हैं, पॉइंट्स निकालने के बाद उनको ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे लाइनें क्रॉस करेंगी वहीं पे हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं पता चलता पॉइंट का तो आप ऐसे यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखो यहाँ 3 पे मिला जाके और यहाँ पे मिलेगा 5 पे, ठीक है। वो अलग बात है, मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। 3, 5 मिलते ही x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब x और y थे क्या, x शायद पेन थे, x जो थी वो पेंसिल थी और y जो थे वो पेन थे, ठीक है। तो इतनी पेंसिल हो गई और इतने हो गए पेन। एंड में लिख दीजिएगा कि देयरफॉर नंबर ऑफ पेंसिल = 3 एंड नंबर ऑफ पेन = 5। तो इस तरह से आपने ग्राफ की मदद से कैसे सॉल्यूशन निकाला जाता है वो सीख लिया। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में नहीं आता तो व्हाट्सएप मैसेज करके या कमेंट्स में लिख के या फिर अपना ऑडियो मैसेज लिख के मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपके सामने है ये एक्सरसाइज का 5वां सवाल है, यानी कि फर्स्ट के बाद हम सीधे 5 पर पहुंच गए हैं। इस बीच रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। तो वो जो क्वेश्चन 2, 3, 4 हैं वो इस एक्सरसाइज के बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं और पीरियोडिकली एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो उनके लिए हमें एक अलग चीज़ को सीखना पड़ेगा जो हम अगले लेक्चर में सीख पाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम एक जैसे जो सवाल हैं जिनमें ग्राफ बनाने हैं उनको कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 5वां सवाल है इसमें मैं आपको खाली इक्वेशन बना के दूंगा और ग्राफ आप इसका खुद बनाएंगे। वीडियो के एंड में इसका जो ग्राफ है उसका आंसर दिया हुआ है, उसको चेक कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि इस सवाल में इक्वेशन कैसे बनेगी। तो लिखा है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। तो एक चीज़ तो ये मिल गई है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, ठीक है। लेंथ जो है वो विथ से 4 मीटर क्या है, ज़्यादा है। अच्छा, और ऊपर वाली लाइन से मैं क्या मिला, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यहाँ तक इज़ 36 मीटर। बहुत से बच्चे इसको पढ़ के ना पता नहीं लगा पाते कि ये दे क्या रखा है। तो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ बिल्कुल वैसे पढ़ना, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज़ 36 मीटर। इज़ 36 मीटर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, हाफ ऑफ द पैरामीटर के लिए, ठीक है। और बीच में ये दे दिया है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर क्या है, ज़्यादा। मैं एक बार फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विथ इज़ 36 मीटर, ठीक है। तो ये जो 36 मीटर है ये क्या चीज़ है, रेक्टेंगुलर गार्डन के पैरामीटर का हाफ है। तो बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं, ये सवाल पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता कि ये 36 मीटर क्या दे रखा है। बहुत से तो इसको लेंथ समझ लेते हैं, लेंथ नहीं दे रखी, क्योंकि अगर लेंथ दी जाती तो पूछते क्यों, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है। तो अगर लेंथ दी जाती तो पूछते क्यों। लेंथ के बारे में तो सिर्फ इतना दिया है कि लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। तो सवाल को बार बार पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो 36 मीटर है
ये क्या है, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ढंग से समझाए बगैर रह नहीं सकता। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। अब तो समझ में आ रहा होगा कि रेक्टेंगुलर गार्डन के पैरामीटर का आधा जो है वो 36 मीटर है, और बीच में एक लाइन डाल दी, ये बता दिया कि लेंथ जो है, लेंथ वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि पता चल गया होगा कि 36 मीटर क्या है। तो क्या है ये, हाफ ऑफ द पैरामीटर। ठीक, तो डायमेंशन हमसे पूछी गई है तो हम मान लेते हैं कि इस तरह से, लेट द लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y, ब्रेथ बी y, लेंथ को हमने x मान लिया और ब्रेथ क्या हो गई, y हो गई। ठीक है, आप इसकी जगह l और b का इस्तेमाल भी कर सकते थे। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ ऑफ द पैरामीटर, तो पैरामीटर का हाफ देखो कैसे बनता है, पैरामीटर का हाफ ऐसे बनता है, कितना है 36 मीटर। ठीक, पैरामीटर का हाफ 36 मीटर है, यही इस सवाल में सबसे ज़रूरी चीज़ है समझने वाली। अब 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पैरामीटर जो है वो कितना आ जाएगा 36 × 2 यानी कि 72। और पैरामीटर निकलता कैसे है, रेक्टेंगल के पैरामीटर का क्या फार्मूला होता है, ये होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना। तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ हमने जो ले रखी है वो x है और ब्रेथ कितनी है y, इज इक्वल टू 72। 2 जो है ना डिवाइड में चला जाएगा और इसको काट देगा, आप ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 इक्वेशन बन गई फर्स्ट। सिंपल सी आसान सी इक्वेशन बन गई है और इसमें वैल्यू निकालना तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी होगा, यानी कि तुम इसका ग्राफ आराम से बना लोगे। तो इस सवाल में सबसे ज़रूरी चीज़ समझने वाली है कि ये 36 मीटर क्या है, तो ये पैरामीटर का हाफ है। ठीक, अभी एक और इक्वेशन बनानी है इस वाली कंडीशन से कि लेंथ जो है ना वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ऑल्सो लेंथ इज, लेंथ जो है वो ब्रेथ से कितने मीटर ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। तो लेंथ को हमने क्या ले रखा है x और ब्रेथ को हमने क्या ले रखा है y प्लस 4। ठीक है, इसको आप ऐसे भी इक्वेशन बना सकते हैं क्योंकि बाद में भी तो आपको x या y की वैल्यू निकालनी पड़ती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके लिए आपको y को इधर ले जाना पड़ेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकंड। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद इन दोनों से पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट निकाल कर ग्राफ ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी जिस पॉइंट पर, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका जो ग्राफ है वो मैंने वीडियो के लास्ट में दे रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल को पढ़ के पहले ध्यान से इक्वेशन बनाई जाती हैं, इक्वेशन बनाने के बाद लाइनों को ड्रॉ किया जाता है, जहाँ पे वो क्रॉस करती हैं वहीं पे हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो मान लो कि हमारा सॉल्यूशन इस तरीके से आ गया कि 16 और 15 आ गया, तो लेंथ हमारी जो है x थी यानी कि वो 16 हो जाएगी और ब्रेथ जो है वो क्या हो जाएगी 15। समझ में आ गया ना किस तरीके से किया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज का आखिरी सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो वीडियो अगर मतलब समझ आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है और इसका जो इस एक्सरसाइज का जो लेक्चर 2 होगा उसको बड़े ध्यान से देखना क्योंकि उसमें बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। ठीक है, तो क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। 2 इक्वेशन पहले से ही बनी हुई दे रखी हैं, मतलब इस बारे में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, इक्वेशन बनी हुई दे रखी है, इन दोनों का हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये सवाल का ग्राफ मैं ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा, खुद ही ड्रॉ करोगे, खुद ही पॉइंट निकालोगे। ठीक है, मैं तो केवल तुम्हें थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ कि होगा क्या इस सवाल में। मान लो ये तुम्हारे एक्सेस हैं x y, ठीक है, एक लाइन तुमने ऐसे ड्रॉ कर दी, मतलब ऐसे आ गई एक लाइन तुम्हारी और दूसरी लाइन जो है वो तुम्हारी इस तरह से आ गई। ठीक, दोनों लाइनें, ये लाइनें जब ड्रॉ कर दोगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक,
डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। इन लाइनों से और एक्स एक्सिस से जो ट्राइंगल बनेगा, ये बनेगा ना, ये पूरा ट्राइंगल बनेगा इन दोनों लाइनों से और एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो हमें इस ट्राइंगल के क्या करना है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताना है। तो इस ट्राइंगल की वर्टिसेस ये हैं 1, 2 और 3। ठीक है, तो ग्राफ पेपर के ऊपर आपको आसानी से पता होगा कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है। आपके पॉइंट इस तरह से आएंगे, ये 4, 0 आ जाएगा, ये 2, 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा -1, 0। ठीक है, तो एंड में आप आंसर में लिख दीजिएगा देयरफॉर द वर्टिसेस आर 2, 3, 4, 0 और -1, 0। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, इन लाइनों से पॉइंट निकालोगे, पॉइंट लगा के इन लाइनों को ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद इन लाइनों से और एक्स एक्सिस से बनने वाले ट्राइंगल की जो वर्टिसेस हैं उन्हें तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आता रहता है। एक बार बोर्ड के पेपर में ऐसे दिया गया था कि जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया निकालो। अब मान लो हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो देखो कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस। अब इस ट्राइंगल का बेस है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये है कितना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 4, और यहाँ से लेके यहाँ तक वैसे तो -1 है, लेकिन जब लंबाई मेज़र की जाती है तो उसमें माइनस प्लस कुछ नहीं होता, सभी प्लस ही होता है। तो ये 1 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया 5। ध्यान रखना जब लंबाई मेज़र करोगे इस तरह से तो उसमें माइनस प्लस कुछ नहीं लोगे, सारा का सारा प्लस ही लोगे, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी। अच्छा, हाइट ये है, तो ये जो हाइट है ये कितनी है इससे पता लग जाएगा। हाइट कितनी है 3। ठीक है, तो 5 3 जा 15/2 यानी कि 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। इस ट्राइंगल का क्या आ गया, एरिया आ गया। तो बोर्ड के पेपर में ना कभी कभी सवाल को थोड़ा सा बढ़ा भी देते हैं। हमारा सवाल तो बस यहीं तक ही था, लेकिन उन्होंने क्या करा था, इसका एरिया भी पूछ लिया था। कई बार वो थोड़े से और बदलाव करते हैं, जैसे हमारे सवाल में ये लिखा हुआ है कि ऐसे ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट बताओ जो इन दोनों लाइनों से बना है और किससे बना है, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस के बजाय बोर्ड में वाई एक्सिस भी दिया जा सकता है। तो फिर हमारा ट्राइंगल देखो क्या हो जाएगा, इन दोनों लाइनों से और वाई एक्सिस से, तो फिर हमारा ट्राइंगल ये होगा, ये जो जिसमें मैं राइट बना रहा हूँ ना ये वाला। फिर तुम्हें इसकी वर्टिसेस बतानी पड़ेगी इन दोनों लाइनों से और किससे, वाई एक्सिस। ठीक है, तो बस हमें इस सवाल में यही करना था, ट्राइंगल फॉर्म करके और उसके जो वर्टिसेस थी उनको बताना था। तो इस तरह से आपकी ये जो एक्सरसाइज थी उसका क्वेश्चन नंबर 6 था। बचे हुए जितने भी सवाल हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, और अगला लेक्चर आपको जो है वो 1 दिन बाद मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो ढूंढने में कोई परेशानी होती है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स को देख लिया करो, उससे तुम्हें सारी वीडियोस आसानी से मिल जाएगी। जब भी मेरी वीडियो ढूंढते हो तो मेरा नाम उसमें टाइप ज़रूर किया करो ताकि वीडियोस आसानी से मिल पाएँ। तो अभी तक हम कर चुके हैं इस किताब का चैप्टर 1, 2 और 3 चल रहा है, और 14 भी अभी चल ही रहा है। ठीक है, समझ गए? चलिए फिर बस आज के लिए इतना ही।